हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा शुरू किए गए डेली प्रैक्टिस सेट के टेस्ट नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सोशल साइंस का क्वेश्चन होने वाला है। यह सेट जो है आर्ट्स का तीसरा सेट है और ओवरऑल में यह छठा सेट है, जो कि 4 फरवरी 2026 को डिस्कस कराया गया था। उसमें टोटल 50 क्वेश्चन शामिल है। शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा कि 100वां संविधान संशोधन जो है, इसके बारे में कहे गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो 100वां संविधान संशोधन है, यह किया गया था 100वां संविधान संशोधन यह किया गया था 2015 में। 2015 में यह हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश के बीच में किया गया था। इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि हस्तांतरण हुआ था और भारत ने बांग्लादेश को 111 क्षेत्रों को प्रदान किया था। भारत ने बांग्लादेश को 111 क्षेत्रों को प्रदान किया था और बांग्लादेश ने भारत को टोटल 51 क्षेत्रों को प्रदान किया था। तो यहाँ से हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। यह संशोधन 2016 में हुआ था, जो कि गलत है, क्योंकि यह 2015 में किया गया था। दूसरा है, इसके तहत भारत ने 111 विदेशी अंतर क्षेत्र को बांग्लादेश को सौंपा था। यह सही दिया गया, क्योंकि भारत ने 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को सौंपा था। यह सही है, दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा है, बांग्लादेश ने 61 क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया था। तीसरा गलत है, क्योंकि भारत ने 51 क्षेत्रों को बांग्लादेश को सौंपा था। इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारा सिर्फ सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2 सत्य है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए कथन और कारण पर विचार करें। सबसे पहले हमारा कथन दिया गया है कि संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है, जो कि सही दिया गया है, क्योंकि भारत जो है, भारत की संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्रों का पुनर्निर्धारण कर सकती है। यह सही दिया गया है। उसी में कथन बी हमारा कि भारत विभक्त राज्यों का अविभाज्य है। देखिए, यह भी कथन सही है, क्योंकि विभक्त का मतलब है कि भारत जो है 28 राज्यों में बटा हुआ है। भारत 28 राज्यों में बटा हुआ है, लेकिन अविभाज्य का मतलब है कि यह चाहते हुए भी सभी राज्य मतलब भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए भारत जो है विभक्त राज्यों का एक अविभाज्य संघ है। इसलिए दूसरा भी सही है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कथन सत्य है और कारण सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? इसमें से गलत को चूज करना है। देखिए, बात करते हैं नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया का। तो नए राज्यों का जो निर्माण का प्रक्रिया होता है, इसमें क्या होता है कि कोई विधेयक पेश किया जाता है, यानी नए राज्यों के निर्माण का अगर विधेयक को पेश किया जाता है, यह जो है गृह मंत्रालय द्वारा तैयार होता है विधेयक। इसको भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद राष्ट्रपति इसे पास करके विधानमंडल में भेजते हैं, यानी संबंधित विधानमंडल में भेजते हैं। फिर वहां से यह रिटर्न आता है और राष्ट्रपति की अनुमति से संसद के समक्ष में जाता है। संसद के किसी भी सदन में जाता है, यानी यह राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी में जाएगा। फिर वहां से पास होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास रिटर्न आता है, तब राष्ट्रपति बाध्य होते हैं इस पर हस्ताक्षर करने के लिए। इस प्रकार से जो है नए राज्यों का निर्माण होता है। तो यहाँ देखेंगे स्टेटमेंट हमारा दिया गया है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो यहाँ पे पहला वाला सही है, संसद जो है विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। दूसरा है, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची का संशोधन प्रावधान है। देखिए, यह भी सही दिया गया, क्योंकि जो हमारा नया राज्य बनता है, तो नए राज्य में क्या होता है कि आर्टिकल 1 जो होता है, इसमें क्या होता है, आर्टिकल 1 जो है इसमें बताया गया कि भारत जो है राज्यों का संघ है, यानी भारत में 28 राज्य हैं। अगर एक नया राज्य बनाया जाएगा तो टोटल 29 राज्य हो जाएंगे, यानी संख्या को बढ़ाया जाएगा। तो आर्टिकल 1 में संशोधन होगा और फिर से आर्टिकल 4 में भी संशोधन होता है, यानी आर्टिकल 4 होता है कि राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। तो जब नया राज्य बनेगा तो सीटों का बंटवारा भी होगा, यानी राज्यसभा में उसके लिए भी सीट चाहिए होगा। इसलिए आर्टिकल 1 और 4 दोनों में संशोधन होता है। तो यहाँ पे दूसरा भी सही हो जाएगा। और तीसरा है, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। देखिए, इस प्रकार का जो विधि होता है, यह साधारण बहुमत से पास होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि इस प्रकार जो विधि होता है, यह साधारण बहुमत से पास होता है। और साधारण बहुमत मतलब होता है 50% प्लस 1। 50% प्लस 1 जो होता है, यह साधारण बहुमत होता है। और जो साधारण बहुमत होता है, इसे 368 यानी संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। यहाँ पे तीसरा जो हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 हमारा गलत है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं चौथा का, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस समय के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है और जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है, यह सही दिया गया है। यानी तीसरा जो है गलत है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन
नए राज्यों के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। देखिए पहला है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा करके, देखिए किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा करके नए राज्यों के लिए ये सही है। किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकते हैं, किसी राज्य का नाम में परिवर्तन हो सकता है। देखिए तीनों जो है, तीनों का वर्णन आर्टिकल 3 में किया गया। आर्टिकल 3 में तीनों का वर्णन किया गया है। चौथा है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकता है। देखिए यहाँ पे यह गलत दिया गया है, क्योंकि कोई भी राज्य अपने में यूटी यानी संसाधित प्रदेशों को नहीं मिला सकता है या खुद से नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 13 में क्या उपबंधित है। तो मौलिक अधिकार जो है इसका अनुच्छेद 13 जो है, इसमें उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा का संवैधानिक अधिकार है, इसलिए ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर दिया गया है न्यायिक समीक्षा, यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। न्यायिक समीक्षा जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, इसको हम लोग बोलते हैं जुडिशियल जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो होता है इसको अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है और प्रत्यक्ष रूप से इसका भारतीय संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से देखिए यह जो है अप्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल 13 में इसका उल्लेख है, आर्टिकल 32 में इसका उल्लेख है और आर्टिकल 226 में इसका अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो दिया गया है उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायिक समीक्षा का संवैधानिक अधिकार जो है इसमें शामिल है मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के साथ में क्रमशः सम्मिलित करना है। देखिए यहाँ पे सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को हम लोग देख लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले रहे थे जवाहरलाल नेहरू। पहले जवाहरलाल नेहरू जो है यह रहे थे 1947 से लेकर के 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे। दूसरे नंबर पर हो जाएंगे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो है यह रहे थे 1964 से लेकर के 1966 तक रहे थे। तीसरे नंबर की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी रही थी। देखिए इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी जो है यह 1966 से लेकर के 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रही हैं और एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो जाएंगी। चौथे नंबर पे बात करते हैं तो मोरारजी देसाई थे। इस समय मोरारजी देसाई रहे थे। मोरारजी देसाई जो है यह 1977 से लेकर के 1979 तक रहे थे। इनके बाद में आए थे चौधरी चरण सिंह। इनके बाद में चौधरी चरण सिंह आए थे जिनका कार्यकाल जो है 1979 से लेकर के 1980 तक रहा था और इन्हीं के बाद में फिर से इंदिरा गांधी दोबारा से प्रधानमंत्री बनी थी। तो इंदिरा गांधी का फिर से कार्यकाल 1980 से लेकर के 84 तक रहा था। इसके बाद में राजीव गांधी का कार्यकाल था। तो राजीव गांधी का जो कार्यकाल था यह 1984 से लेकर के 89 तक था। विश्वनाथ प्रताप सिंह इसके बाद आए थे। इसके बाद जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह आए थे। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल जो है 1989 से लेकर के 90 तक था। इनके बाद में आए थे चंद्रशेखर जो आए थे इनका कार्यकाल रहा था 1990 से लेकर के 1991 तक इनका कार्यकाल था। इसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल जो है 1991 से लेकर के 96 तक रहा था। फिर बात करते हैं आगे हम लोग, इनके बाद कौन से प्रधानमंत्री हुए थे भारत में। तो इनके बाद में जो प्रधानमंत्री हुए थे उनमें आगे देखेंगे, उनमें शामिल रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी यह 1996 में रहे थे, मात्र 13 दिनों के लिए रहे थे। यह जो है मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे। इनके बाद में आए थे एच.डी. देवगौड़ा बने थे 1996 से लेकर के यह 97 तक रहे थे। फिर इनके बाद में आए थे आई.के. गुजराल। इनके बाद में आई.के. गुजराल बने थे और आई.के. गुजराल का जो कार्यकाल रहा था यह रहा था आई.के. गुजराल का 1997 से लेकर के 1998 तक। फिर इनके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी फिर से रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 1998 से लेकर के 2004 तक रहा था। फिर इनके बाद में मनमोहन सिंह आए हैं। मनमोहन सिंह का कार्यकाल रहा था 2004 से लेकर के 2014 तक और इनके बाद में नरेंद्र मोदी हो जाएंगे जो कि 2014 से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो यहाँ पे मिलान करना है। देखिए यहाँ पे मिलान करने का बात किया गया है, मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले है देवगौड़ा। तो देवगौड़ा का कार्यकाल 1990 से लेकर के 91 तक रहा था। इसके बाद में चंद्रशेखर का कार्यकाल रहा था और चंद्रशेखर का जो कार्यकाल रहा था 1997 से लेकर के 98 तक था। इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी आए थे। 89 से 90 के बीच में आए थे अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद में आए थे इंद्र कुमार गुजराल, यानी आई.के. गुजराल जो है यह रहे थे 99 से लेकर के 2004 तक रहे थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है यह रहे थे 1996 से लेकर के 97 तक। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा मिलान हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
7वां क्वेश्चन है कि संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन जो है, सही को चूज करना है। सबसे पहला अनुच्छेद 108 जो है कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। देखिए पहला जो है गलत दिया गया, क्योंकि बात करते हैं आर्टिकल 109। तो आर्टिकल 109 जो होता है यह धन विधेयक का विशेष प्रक्रिया होता है। यह जो है धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक जो होता है इसका विशेष प्रक्रिया है, इसका विशेष प्रक्रिया होता है आर्टिकल 109। विशेष प्रक्रिया का प्रावधान करता है आर्टिकल 109, यानी इसका मतलब है कि धन विधेयक जो है इसको लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 108। देखिए अनुच्छेद 108 जो होता है अनुच्छेद आर्टिकल 108, इसमें अनुच्छेद 108 जो है इसमें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाने का प्रावधान जो है आर्टिकल 108 में दिया गया है। इसलिए जो पहला वाला हमारा स्टेटमेंट है यह गलत है। दूसरा है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। देखिए यह सही दिया गया, क्योंकि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है इसका अध्यक्षता जो है यह करते हैं लोकसभा के स्पीकर करते हैं। इसलिए दूसरा जो है सही दिया गया है, लेकिन पहला जो है गलत है। पूछा गया कौन सा कथन जो है सही है, केवल 2 सही है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही है अथवा उसका फोन टैप किया जा रहा है अथवा पत्र को उजागर किया गया है तो उपयुक्त संबंध में किस प्रकार के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। क्या उल्लंघन माना जाता है? निजता के अधिकार का। आर्टिकल 21 जो है इसी में निजता का अधिकार है, इसी का उल्लंघन माना जाता है अगर किसी का फोन को टैप किया जाए। इसलिए ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसमें प्रतिबंध जो लगाया गया है यह लगाया गया है लोक व्यवस्था के लिए लगाया गया है, साथ में सदाचार के लिए लगाया गया है और स्वास्थ्य के लिए लगाया गया है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप धार्मिक कार्यों के लिए, मानिए कि कोविड-19 है, अगर अभी कोविड फैला हुआ है, अगर आप धार्मिक कार्यों के लिए कहीं सामूहिक जगह पर के कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, धार्मिक कामों को कर रहे हैं, तो उससे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए स्वास्थ्य के चलते लगाया गया है, साथ में सदाचार के चलते लगाया गया है और लोक व्यवस्था के लिए लगाया गया है। तो यहाँ पे 1, 4 और 5 हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए धार्मिक कार्यों से राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई भी असर नहीं पड़ता है और शिक्षा पर भी कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1, 4 और 5 जो है यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे कथन ये दिया गया है कि केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। यानी पहला स्टेटमेंट जो दिया गया हमारा यह सही हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता होती है, यह सही है। और कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान का संरक्षक है, यह भी सही है। यानी ए और आर जो है दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में समिति का नाम है और सूची 2 में नियुक्ति का वर्ष दिया गया है। सबसे पहले है बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है यह त्रिस्तरीय समिति था, यह जो है 3 स्तरीय था। यह 3 स्तरीय समिति था जो कि 1957 में नियुक्त हुआ था। उसके बाद में अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जो है यह 2 स्तरीय समिति था। यह जो है 2 स्तरीय समिति था, यह 1977 में नियुक्त किया गया था। उसके बाद है एल.एम. सिंघवी समिति, इसका नियुक्ति हुआ था 1986 में और जीवी के राव समिति जो है इसका नियुक्ति हुआ था 1985 में। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न कथन ए व कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। कथन 1 है हमारा, कथन 1 है कि भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध सहयोग पर आधारित है, जो कि सही है। कथन आर है कि संविधान विविधता को मान्यता देने के साथ ही एकता पर भी बल देता है, यह भी सही है। यानी ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से उन संशोधनों की पहचान कीजिए जिनके लिए राज्यों से परामर्श करना तथा उनकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का जो वितरण होता है इससे संबंधित है, जो कि सही है। और इसमें जनप्रतिनिधि से संबंधित है, यह भी सही है। यानी 1 और 2 इसमें दोनों शामिल हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन से अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। देखिए बात करते हैं कि कुछ विदेशियों को नहीं दिया गया अधिकार, जैसे आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 29 है और आर्टिकल 30 है। इन 5 आर्टिकल को जो है
यानी जो अधिकार है यह विदेशियों को प्राप्त नहीं है। यहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, साथ में देश के किसी भी भाग में घूमने और बसने का जो अधिकार है, उसके बाद में संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। देखिए संपत्ति अर्जित करने का अधिकार जो है यह खत्म कर दिया गया है। यहाँ पे यह दोनों जो अधिकार है आर्टिकल 19 में आते हैं, तो यह जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं है, लेकिन संवैधानिक निराकरण का जो अधिकार है यह विदेशियों को भी प्राप्त है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। स्टेटमेंट 1 है हमारा कि मानव अधिकार आयोग जो है मानवाधिकार आयोग के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है, जो कि सही है, और आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है, यह भी सही है। और साथ ही ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 1993 में। आगे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही दिए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, कथन और कारण है। कथन 1 दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर सुव्यवस्थित योजना पर आधारित था, जो कि सही दिया गया है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर व्यवस्था था यह सुव्यवस्थित था, यह सही दिया गया है। और इसका कारण है वहां सड़कों का जाल ग्रिड पद्धति पर पैटर्न पर था। यानी ग्रिड पद्धति मतलब होता है कि यह जो है 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते थे, यह भी सही दिया गया है। यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है ए का सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी। देखिए सभा और समिति की बात करते हैं तो वैदिक काल में सभा और समिति जो है राजनीतिक जनसभाएं थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। बात करते हैं सभा का, तो जो सभा थी, सभा मतलब था संभ्रांत लोगों का संगठन। यह जो है संभ्रांत लोगों का संगठन था सभा। संभ्रांत लोगों का संगठन था सभा। और जो समिति थी, जो समिति रही थी, यह सामान्य जनों का, यह जो है सामान्य जनों का संगठन था समिति। सामान्य जनों का संगठन समिति रहा था। तो यहाँ पे दिया गया है कि ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी, तो यह जो है राजनीतिक संस्थाएं थी, जनसभाएं थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथ में बात करते हैं कि सभा और समिति का ऋग्वेद में चर्चा कितनी बार किया गया है। देखिए यहाँ पे सभा जो है, सभा का चर्चा जो किया गया है यह ऋग्वेद में किया गया है 8 बार। 8 बार ऋग्वेद में सभा का चर्चा किया गया है। और समिति का बात करते हैं तो समिति का चर्चा किया गया है 9 बार। समिति का 9 बार चर्चा किया गया है ऋग्वेद में, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सबसे पहले है अर्थशास्त्र। यहाँ पे ग्रंथ का नाम है सूची 1 में, और सूची 2 में रचयिता का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के रचयिता हो जाएंगे कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त। उसके बाद है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कालिदास हैं। उसके बाद में है बुद्धचरित। तो बुद्धचरित जो है यह अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। और इंडिका जो है यह लिखा था मेगास्थनीज ने। यानी हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कथन ए और कारण आर दिया गया है। कथन ए में है अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य संरक्षण दिया था, जो कि सही है। और इसका कारण है कि कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने हिंसा त्याग दिया था। देखिए अभी सही दिया गया है, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। सूची 1 और 2 का मिलान भी करना है। यहाँ पे सूची 1 में है राजवंश और सूची 2 में है विशेषता। सबसे पहले है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश जो है शिलालेखों का व्यापक प्रयोग किया था मौर्य वंश। उसके बाद में है गुप्त वंश। जो गुप्त वंश है प्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाने का जो चलाया गया था, यह गुप्त वंश के द्वारा चलाया गया था। सातवाहन वंश की बात करते हैं तो सातवाहन वंश जो है प्राकृत भाषा का संरक्षण हो जाएगा सातवाहन वंश का। और चोल वंश जो है विकसित नौसेना थी चोल वंश के पास में। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है दशराग युद्ध जो है बैटल ऑफ 10 किंग्स का उल्लेख किस वेद में मिलता है। देखिए दशराग युद्ध जो है इसका उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऋग्वेद के 7वें मंडल में, इसको भी ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में पौरोष्णी नदी के किनारे जो है रावी नदी के तट पर हुआ था दशराग युद्ध। इसका वर्णन है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ भी कथन और कारण देखना है। देखिए सबसे पहले कथन 1 है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया था, जो कि सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली को लाया था। और कथन आर है हमारा कि वह अपनी विशाल सेना को कम वेतन में संतुष्ट रखना चाहता था, यह भी सही दिया गया है। यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने अपने सैनिकों को कम वेतन दिया था, जिसके चलते सैनिक जो है असंतुष्ट थे। और उन्होंने खिलजी से शिकायत किया था कि हमारा वेतन जो है बहुत कम है, इसमें हमारा गुजारा नहीं हो पाता है। तो खिलजी ने क्या किया कि बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया। यानी
बाजार में मूल्यों को सस्ता किया और यहाँ तक कि उसने यह किया था कि अगर कोई व्यक्ति जितना वजन कम तौलता है उसके शरीर से उतना मांस काट लिया जाएगा। इसलिए बाजार नियंत्रण प्रणाली पर जो है पूरा तरह से कंट्रोल हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली को लाया था और साथ में अपनी सेना को भी कम वेतन में संतुष्ट रखना चाहता था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता भारत किस शासक के शासनकाल में आया था? तो ये आया था 1333 में आया था। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे चारों शासक के शासनकाल को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल रहा था 1211 से लेकर के 1236 तक। उसके बाद बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से लेकर के 1351 तक था। फिरोज शाह तुगलक जो है इसका शासनकाल 1351 से लेकर के 1388 तक था और बलबन जो है इसका शासनकाल 1266 से लेकर के 1286 तक रहा था। तो इब्न बतूता जो है यह 1333 में आया था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है इब्न बतूता से खुश होकर के उसे दिल्ली का काजी भी बनाया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। देखिए सबसे पहले इसमें दिया गया है संत कबीर, यानी संत का नाम दिया गया है और 2 में संबंधित क्षेत्र का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले है कबीर। कबीर जो थे यह वाराणसी से इनका संबंध रहा था। इसके बाद बात करते हैं नामदेव का। नामदेव का संबंध हो जाएगा महाराष्ट्र से। गुरु नानक जो है इनका संबंध हो जाएगा, गुरु नानक का संबंध हो जाएगा पंजाब से। और चैतन्य महाप्रभु जो है इनका संबंध हो जाएगा बंगाल से। यानी हमारा आंसर जो है यह हो जाएगा BACD। देखिए BACD हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। देखिए BACD ऑप्शन 1 में है। BACD ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, कथन ये है कि अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। देखिए अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में। इसको भी ध्यान देंगे कि अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। देखिए 1562 में इसने सती प्रथा पर दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था और 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इसको भी ध्यान देंगे। तो स्टेटमेंट 1 हमारा सही है। उसके बाद में दूसरा है कि वह धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अपनाना चाहता था। यह भी सही दिया गया। यानी अकबर जो है धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था, यानी वह जो है हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों को एक समान मानता था। इसलिए यहाँ पे कथन ए हो जाएगा हमारा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, सूची 1 और 2 का मिलान करेंगे। सूची 1 में ग्रंथ का नाम है और सूची 2 में लेखक का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी जो है यह लिखा गया था बाबर के द्वारा। देखिए तुजुक ए बाबरी जो है यह बाबर ने लिखा था। वही बात करते हैं तुगलकनामा। तुगलकनामा जो है यह लिखा था अमीर खुसरो ने लिखा था। उसके बाद में आईने अकबरी। आईने अकबरी जो है यह लिखा था अबुल फजल ने। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा था और तारीख ए फिरोजशाही का रचना किया था जियाउद्दीन बरनी। यानी हमारा आंसर जो है यह हो जाएगा BCAD। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 ईस्वी में 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था और इनके पिता रहे थे संगम। तो संगम के नाम पर संगम वंश का स्थापना किया था इन्होंने। इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन 1 दिया गया है 1857 के विद्रोह में सैनिकों के असंतोष की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जो कि सही है। और कारण आर है हमारा एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह थी। यह भी सही है, यानी अफवाह थी, बाद में साबित भी हुई थी। यह कारण भी सही दिया गया है। यानी ए और आर जो है दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने किया था? तो यह किया था एओ ह्यूम ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 30 है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में आंदोलन का नाम है और सूची 2 में वर्ष का नाम दिया गया है। सबसे पहले है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो है इसका शुरुआत किया गया था 1920 में। उसके बाद बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसका शुरुआत हुआ था 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था और होम रूल आंदोलन जो है यह 1916 में हुआ था। यानी हमारा आंसर जो है BCAD हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, कथन 1 है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा नामक कानून के विरोध में किया था। देखिए कथन जो ए हमारा सही दिया गया है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा नमक कानून के विरोध में किया था और कारण आर है कि नमक कर गरीब जनता पर सीधा आर्थिक बोझ था। यह भी सही दिया गया है। यानी कथन ए और आर दोनों सही है।
और आर ए का सही व्याख्या है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सूची 1 और 2 का मिलान करेंगे। सबसे पहले नेता का नाम है, उसके बाद में संबंधित संगठन या घटना का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले है सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस का संबंध हो जाएगा आजाद हिंद फौज से। उसके बाद में है भगत सिंह, भगत सिंह का संबंध हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन यानी HSRA, HSRA जो है इसी से संबंधित है भगत सिंह। देखिए बात करते हैं भगत सिंह का, तो भगत सिंह ने एक संगठन बनाया था नौजवान सभा, नौजवान सभा को बना करके इन्होंने 1928 में ही HSRA में से शामिल कर दिया था, इसलिए भगत सिंह का संबंध हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से यानी HSRA से इसका संबंध हो जाएगा। उसके बाद में है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट जो है इन्होंने होम रूल लाया था, यह होम रूल लीग से संबंधित थी। और लाला लाजपत राय जो है यह साइमन कमीशन का विरोध किए थे 1928 में, 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। इसलिए 1 2 3 4 हमारा मिलान है, 1 2 3 4 ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है यह पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए बात करते हैं लाहौर अधिवेशन का, तो जो लाहौर अधिवेशन है इसका अध्यक्षता किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसको भी ध्यान देंगे कि लाहौर अधिवेशन जो है इसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वही बात करते हैं कराची अधिवेशन का, तो जो कराची अधिवेशन है इसका अध्यक्षता किया था वल्लभ भाई पटेल ने, कराची का वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता किया था। लखनऊ अधिवेशन जो है 1916 में हुआ था, इसका अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार किए थे। और सूरत अधिवेशन जो है 1907 में हुआ था, यानी पहला कांग्रेस में फूट पड़ा था 1907 में, इसका अधिवेशन किए थे रास बिहारी घोष। देखिए रास बिहारी घोष जो है, रास बिहारी घोष हो जाएंगे, रास बिहारी घोष जो है यह सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक भारत यानी लखनऊ समझौता, अब यहाँ पे अभिकथन दिया गया है। अभिकथन एक हमारा 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का पुनः एकीकरण हुआ था, जो कि सही दिया गया, यानी अभिकथन एक हमारा सही है। और इसका कारण है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से दोनों गुटों में समझौता संभव हो सका था, इसका कारण भी सही दिया गया है। आगे हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, आधुनिक भारत 1857 के विद्रोह के बारे में स्टेटमेंट है। अभिकथन ए हमारा 1857 के विद्रोह में शिक्षित मध्यम वर्ग यानी एजुकेटेड मिडिल क्लास ने भाग नहीं लिया था, जो कि सही दिया गया है। और कारण है उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत के आधुनिकीकरण और प्रगति में सहायक होगा, यह भी सही दिया गया है, यानी कथन और कारण दोनों सही है। और ए आर जो है एक का सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, पश्चिमी घाट पर्वत के उपनाम को इससे संबंधित राज्यों से सुमेलित करना है। सबसे पहले सह्याद्री, देखिए सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है, इसलिए इसका मिलान महाराष्ट्र हो जाएगा। नीलगिरी कहा जाता है तमिलनाडु में, और अन्नामलाई कहा जाता है केरल में, यानी हमारा आंसर जो है यह हो जाएगा CAB। देखिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जो सह्याद्री जो है यह महाराष्ट्र में बोलते हैं, नीलगिरी तमिलनाडु में बोलते हैं, और अन्नामलाई केरल में बोलते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, यहाँ पे कथन ए दिया गया हमारा कि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है, यानी बहती है, और अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। देखिए सही दिया गया है, क्योंकि जो भारत का मैप है इसमें जो बाएं तरफ है पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का हाइट जो है थोड़ा ज्यादा है और पूर्वी घाट का हाइट जो है ये थोड़ा कम है, इसलिए अधिकांश नदियां जो है ये पूर्व की दिशा की ओर ही बहती है और अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है, इसलिए कथन एक हमारा सही है। कारण आर दिया गया हमारा कि प्रायद्वीपीय पठार की सामान्य तौर पर ऊंचाई जो है पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, यह भी सही दिया गया, इसलिए कथन ए और आर जो है सही है। यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा, कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए का स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करना है, कौन सा गलत दिया गया है। सबसे पहले है धार्मिक समुदाय है, उसके बाद में जनसंख्या प्रतिशत है, तो हिंदू जो है 79.8% है, यह सही है। मुस्लिम है 14.2% है, यह भी सही है। ईसाई है 2.3%, यह भी सही है। और बौद्ध जो है यह 0.7%। देखिए एनसीईआरटी के अनुसार जो है बौद्ध 0.7% है, लेकिन यहाँ पे 1.7% दिया गया है, जो कि गलत है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में सरगैसो सागर किस महासागर में स्थित है।
तो सारगैसो सागर जो है यह स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए इसका नाम जो है सारगैसो सागर पड़ा था सारगैसम के कारण। सारगैसम सारगैसम घास होता है, इसी के कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा है और इसे स्पेन के नाविकों ने सबसे पहले देखा था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। भारत में करेवा करेवा संरचना है जो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, किस क्षेत्र में विशिष्ट विशेषता है? यानी करेवा जो है यह पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सत्य उत्तर का चयन करना है। कथन एक है हमारा, धान एक उष्ण उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल का उदाहरण है। देखिए धान जो है उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल का उदाहरण है, यह कथन हमारा सही है। और कारण दिया गया, हमारा कारण है कि धान के उत्पादन हेतु उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, यह भी सही दिया गया है। देखिए जो धान होता है इसके लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान की आवश्यकता होती है और 100 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक जो है वर्षा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जो है यह चक्रीय संसाधन है, इसका दोबारा से पुनः इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए जल जो है चक्रीय संसाधन है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है और 1962 के युद्ध के बाद जो है बंद कर दिया गया था, जहां इसे 2006 में फिर से खोला गया है? तो यह हो जाएगा नाथुला। नाथुला जो है यह सिक्किम में स्थित है, नाथुला सिक्किम में स्थित है, तो हमारा आंसर जो है यही हो जाएगा नाथुला। जिलेपला जो है यह भी सिक्किम में है और शिपकेला की बात करते हैं, शिपकेला यह हिमाचल प्रदेश में है और लिपू लेक जो है यह हो जाएगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड में लिपू लेक हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, डंकन पास से, डंकन पास निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास जो है यह स्थित है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में रेल मंडल का नाम है और सूची 2 में इसका मुख्यालय दिया गया है। सबसे पहले है नॉर्थ सेंट्रल। नॉर्थ सेंट्रल जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा इलाहाबाद में, इलाहाबाद में नॉर्थ सेंट्रल का मुख्यालय है। उसके बाद में है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, इसका मुख्यालय मालीगांव में है। ईस्ट सेंट्रल जो है इसका मुख्यालय हाजीपुर में हो जाएगा और नॉर्थ ईस्टर्न जो हो जाएगा इसका मुख्यालय गोरखपुर में हो जाएगा। यानी हमारा आंसर जो है 4 3 2 1 है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, कथन ए दिया गया है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह सही है क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, लेकिन वह जो है गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र के कारण ही होता है, इसलिए ऑप्शन एक हमारा सही है। कारण है हमारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां भारी मात्रा में अवसाद लाती है। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है भारी मात्रा में अवसाद को लाती है, यह भी सही दिया गया है। यानी ऑप्शन एक हो जाएगा हमारा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है। कथन ये दिया गया है, समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, जो सही है। समताप मंडल में जो तापमान होता है ऊंचाई के साथ में बढ़ता जाता है, लेकिन वही बात करते हैं क्षोभ मंडल का जो उसके नीचे होता है, तो क्षोभ मंडल में जो तापमान होता है ऊंचाई के साथ में घटते जाता है। कारण आर है हमारा, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, यह भी सही दिया गया है। यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। भू आकृतियां और उनके कारक। सूची 1 दिया गया है स्थलाकृति और सूची 2 में कारक या प्रक्रिया दिया गया है। तो सूची 1 में स्थलाकृति जो है सबसे पहले है एयरडंग। तो एयरडंग जो है इसका निर्माण होता है पवनों से होता है एयरडंग का निर्माण। उसके बाद में लैपिज, लैपिज का निर्माण होता है भूमिगत जल से होता है। एस्कर का निर्माण जो होता है यह हिमनद के कारण होता है, एस्कर का निर्माण। और टैम्बोलो जो है इसका निर्माण होता है समुद्री लहरों से। तो हमारा आंसर जो है 2 4 1 3 है। ऑप्शन एक में है 2 4 1 3, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे स्थानीय पवन और क्षेत्र का नाम दिया गया है, इसे मिलान करना है। सबसे पहले है चिनूक। तो चिनूक जो है यह बहती है रॉकीज पर्वत में, अमेरिका का हो जाएगा स्थानीय पवन चिनूक। उसके बाद में फॉन, फॉन बहता है आल्प्स पर्वत पर, फॉन आल्प्स पर्वत की हो जाएगी। हरमट्टन की बात करते हैं तो हरमट्टन जो है यह सहारा रेगिस्तान गिनी तट पर बहता है, इसे डॉक्टर पॉन भी कहा जाता है, हरमट्टन को डॉक्टर पॉन भी कहा जाता है। और खमसिन जो है, खमसिन हो जाएगा मिस्र का। यानी हमारा आंसर जो है यह 2 4 1 3 है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। लास्ट क्वेश्चन है सेट का, खनिज और खदान का मिलान करना है। देखिए सबसे पहले है लौ एस, लौ एस का मिलान हो जाएगा हमारा बैलाटिला। बैलाटिला जो है छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद बात करते हैं बॉक्साइट का,
तो बॉक्साइट का खान हो जाएगा कोरापुट उड़ीसा में। यूरेनियम का खान जो है यह जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है। और तांबा का खान जो है कॉपर का, यह मलांज खंड मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है।